तो आज हम बात करेंगे सरकारी गवाह की। सरकारी गवाह क्या होता है, सरकारी गवाह कौन होता है, कब बनाया जाता है, पुलिस सरकारी गवाह क्यों बनाती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अप्रूवर। तो मान लो कोई अपराध हुआ है और अपराध में चार अपराधी हैं, चार अपराधी हैं। अब ये चार अपराधी जो ऐसे हैं, इनको शक के तौर पर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इनसे कुछ ऐसा निकल नहीं रहा पुलिस की गवाही के अंदर कि जिससे इनको अपराधी साबित किया जाए। जैसे मान लो एक घटना है, रियल घटना है, उसमें क्या हुआ कि एक बैंक में डकैती हुई, और जब बैंक में डकैती हुई तो वहां उससे पहले टोल टैक्स था और उसके आगे टोल टैक्स था। तो पुलिस ने सारी गाड़ियां जो उस टोल टैक्स से क्रॉस हुई और वहां आगे टोल टैक्स पे पहुंची, उन सबका एक रिकॉर्ड निकाला। तो लगभग सारी गाड़ियां, जितना समय लगता था 15 मिनट, उतने मिनट में निकली है। लेकिन एक गाड़ी लगभग 35 से 40 मिनट देर से निकली वहां से। तो जब उस गाड़ी से पूछताछ किया गया कि भाई आप गाड़ी ऑनर से कि आप कहाँ थे, कहाँ रुके, क्या किया, तो उसने कुछ ऐसे जवाब दिए जो जचने वाले नहीं थे। तो उनको पता लग गया कि ये गाड़ी वहां पर रुकी रही, उसके मोबाइल से भी, कि बैंक के पास ये गाड़ी रुकी रही है इतनी देर, और उसी समय में, जिस समय वो गाड़ी रुकी रही थी, उसी समय चोरी हुई थी। लेकिन क्योंकि कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, कोई आई विटनेस नहीं था, तो इसलिए उसको इम्प्लीकेट करना मुश्किल था। तो अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पुलिस को पता तो है कि चोरी के अंदर ये गाड़ी है, लेकिन बिना सबूत के कैसे इम्प्लीकेट करें। तो इन्होंने क्या काम किया, एक एक अपराधी को अलग अलग करके बात करनी शुरू की, और उनमें से जब पुलिस अपनी वाली लगाती है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उसने बता दिया, इसने बता दिया, तो एक जो बंदा था जिसकी भूमिका केवल ड्राइवर की थी, वो टूट गया। हुआ ये था कि ये गाड़ी कोई और लेके आए थे, फिर उन्होंने गाड़ी बदली, दूसरी गाड़ी को लेके गए, यहाँ ये ड्राइवर साथ था। तो कई बार चोरियों के अंदर ऐसा किया जाता है, किस लिए किया जाता है कि ताकि एक गाड़ी ट्रेस ना हो। एक गाड़ी वो लेके आते हैं, फिर उस गाड़ी को छोड़ देते हैं, दूसरी गाड़ी ले लेते हैं, फिर तीसरी गाड़ी ले लेते हैं, इस तरह से, ताकि एक गाड़ी कंटिन्यूटी ना बने। तो इस तरह से करके जब ये ड्राइवर था, तो इस ड्राइवर ने बताया कि मेरा तो भूमिका केवल इतनी है कि मैंने तो उनको वहां तक लेके गया था, मुझे नहीं पता था इनके इरादे क्या थे। इन्होंने वहां चोरी की, तो इस व्यक्ति को क्या बना लिया, सरकारी गवाह बना लिया। अब यदि ये अपराधी रहेगा तो सरकारी गवाह नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 20 क्या कहता है, किसी को भी, किसी भी अपराधी को आप अपने खिलाफ गवाह नहीं बना सकते, तो इसकी गवाही मान्य नहीं रखती। दूसरी बात, पुलिस के उसमें भी मायने नहीं रखेगी, पुलिस सामने दिया हुआ बयान। तो अब क्या है, इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको पहले जो इसके ऊपर एक एक्यूज्ड का टैग है, पुलिस से उसको अपराधी मान रही है ना, तो इसका जो टैग है वो हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको, उसको बोलते हैं पार्डन, माफ करना पड़ेगा। इसके अपराध को माफ करके इसको क्या बनाना पड़ेगा, गवाह की जगह ले आना पड़ेगा। अभी तक ये किस पोजीशन में है, अभी तक ये उसकी पोजीशन में है, अपराधी की पोजीशन में। ठीक है, अब इसको अपराधी से निकालकर गवाह में लाना पड़ेगा, तो इसके अपराध को माफ करना पड़ेगा। तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये सारी बात निकाल कर और ये कोर्ट को बताएगी। कोर्ट फिर क्या करेगा, इस अपराधी को क्षमा करने के लिए, इसको निकालने के लिए कोर्ट इसका 174 का बयान होगा मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए 174 सीआरपीसी का बयान किसके सामने होगा, मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट फिर उसको अलाउ करेगा। 306, 307, 308 ये तीन धाराएं हैं सीआरपीसी की, 306, 307 और 308, ये जो इसको गवाह बनाने के लिए। तो अब क्या हो गया, इस व्यक्ति को क्या कर दिया उन्होंने, पहले मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए, इसने सारी घटना बताई, क्योंकि पुलिस के सामने कुछ और बयान दे रहा था। अब क्योंकि इसको सरकारी गवाह बनना है, तो अभी सारी चीजें खुल के बता रहा है कोर्ट के सामने। अब उसके आधार पर पुलिस डिस्कवरी करेगी, रिकवरी करेगी, कहाँ उन्होंने पैसा छुपाया, कहाँ गए, कौन कौन था, कैसा हुलिया था, किस तरह की थी, सारी जानकारी आ गई। और अब दूसरी बात क्या है, यदि ये बेल पे नहीं है, क्योंकि पहले हमने इसको अपराधी के तौर पे पकड़ा था, तो अभी ये ही इज इन जेल, अभी ये जेल के अंदर है।
जुडिशियल कस्टडी में है मान लो, ठीक है। और जब इसकी रिमांड हुई, रिमांड पे इसने सरकारी गवाह बनना के लिए तैयार हो गया और हमने इसको सरकारी गवाह बना दिया। अब सरकारी गवाह बनते के साथ इसको हम जेल में रखेंगे, जेल के अंदर। कब तक रखेंगे हम जेल के अंदर? जब तक रखेंगे कि जब तक ये गवाही ना दे दे, जैसी हम चाह रहे हैं वैसी गवाही ना दे दे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार लोग सरकारी गवाह बनने के बाद, उसके बाद फिर क्या होता है, गवाही के मौके पे जब कोर्ट में गवाही दी जाती है उस समय मुकर भी जाते हैं, उसमें गवाही नहीं देते वो, उस समय क्या कर जाते हैं, मुकर जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को लिए भी प्रावधान किया गया है। तो ये जेल में रहेगा और इसको अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा, उनके साथ नहीं रखा जाएगा। दूसरा, वो इसलिए ताकि उन कैदियों के साथ अगर डरा धमका देंगे कि हमारे खिलाफ तू जाएगा तो तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए वहां। और जब तक इसको जेल में रखा जा सकता है कि जब तक ये गवाही ना दे दे। यदि इसने गवाही हमारे अनुरूप दे दी, जैसा हम चाह रहे थे वैसी दे दी। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, क्योंकि इस व्यक्ति की हमने गवाही लेनी है और गवाही के अंदर वो सारी बातें जाननी है जिनसे पता लगे कि अपराध ऐसे हुआ था, इतने लोग थे, ये किया था, ये हथियार लेके आए थे, यहाँ से लेके आए थे, उन्होंने चोरी का माल कहाँ छुपाया, या वो हथियार कहाँ छुपाए, उसके अंदर कौन मिला हुआ है, उसको बेचा तो किसके पास बेचा, रुके तो कहाँ रुके, ये सारी जानकारी इस बंदे के पास है। लेकिन ये बंदा लिप्त नहीं है। ये इस बंदे का रोल कितना था, ये ड्राइवर था, गाड़ी में बाहर खड़ा था, ये अंदर गए बस, और वो सारा माल लेके आए और गाड़ी तक ये सीमित था। लेकिन एक और होता है, जब भी कोई अपराध सामूहिक रूप से किया जाता है तो किसी ने चाहे छोटा काम किया हो चाहे बड़ा काम किया हो, अपराध सबके ऊपर बराबर धाराएं लगती है। जैसे मान लो 5 लोगों ने मिलकर कहीं चोरी करने गए, उनमें से एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया अपने बचाव के अंदर, तो बचाव के अंदर मर्डर कर दिया तो मर्डर के चार्जेस पांचों पर ही लगेंगे, चोरी के चार्जेस पांचों पर लगेंगे, चाहे उनकी कितनी भूमिका हो। एक कह रहा है कि मैं तो अंदर घुसा ही नहीं, मैं तो बाहर से देख रहा था कोई व्यक्ति ना आ जाए। तो इसके लिए, क्योंकि सामूहिक रूप से जो अपराध है वो अधिक गंभीर होते हैं, उनकी ग्रेविटी ज्यादा होती है और वो ज्यादा ऊंचे स्तर के अपराध कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें क्या होता है कि सबकी जो भी अपराध कॉमन ऑब्जेक्टिव से किया जाए, कॉमन मोटिव से किया जाए, उसमें सब के ऊपर बराबर धाराएं लगती है। तो यहाँ हालांकि ये ड्राइवर है पर इस पे धारा तो डकैती की और ये सारी लगेंगी लूट वगैरह की। तो अब ये क्या होगा, इसको हमने 174 की यहाँ से गवाही करा दी और मजिस्ट्रेट से हमने परमिशन लेके इसको क्या बना लिया, सरकारी गवाह बना लिया। और इसके ऊपर से चार्जेस हट गए। अब ये अपराधी नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, सरकारी गवाह हो गया, अप्रूवर हो गया ये। अब अप्रूवर होने के बाद अब ये यदि हमारे हक में गवाही देता है, आके सारी चीजें बताता है, वो मदद मिलती है उनको सजा दिलाने में, तो हम इसका स्टेटस क्या रहेगा, ये अपराध से बरी रहेगा और ये बरी हो जाएगा। जेल से जैसे ही उनका फैसला आया ये जेल से बाहर हो जाएगा और ये अपराधी भी नहीं रहेगा। यहाँ यदि मान लो एक दूसरी बात होती है, अब दूसरी स्थिति क्या होती है कि इसने गवाही कैसी दी है, हमारे पक्ष में नहीं दी, यानी कि प्रोसिक्यूशन के हिसाब से नहीं दी। तो क्या होगा, तो पीपी लिख के देगा कि हॉस्टाइल हो गया, इसने गवाही सही नहीं दी, तो इसके ऊपर भी केस चलेगा, दोबारा इसको अपराधी बना दिया जाएगा और इसको भी सजा होगी। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये बहुत सी बार ऐसे अपराध होते हैं जिन अपराधों के अंदर पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता, हल्का फुल्का क्लू तो मिलता है लेकिन अपराध कैसे हुआ, किसने किया, किस तरह से किया, उसके कोई सबूत नहीं मिलते। तो वहां पुलिस कोशिश करती है कि ऐसे आदमी को कड़ी में जोड़ने की, जैसे मान लो जिसके यहाँ उन्होंने शरण ली हो, ऐसे व्यक्ति को जो अपराध के अंदर जिसकी संलिप्तता बहुत कम है, उसको माफ करने पर असली अपराधी ना बचे, उसको अपनी तरफ लाकर, तो उसको कहते हैं अप्रूवर। ठीक है, तो अप्रूवर की जो गवाही होती है वो अहमियत रखती है, उसके साथ और सबूत जुड़ जाते हैं तो सजा पुख्ता होने की चांसेस है। तो ठीक है, समझ में आया ये? हाँ, उन उन चारों में से भी यदि कोई कर रहा है, बता रहा है, तो उसको फिर अप्रूवर नहीं बनाएंगे वो। यदि उनमें से कोई एक बता रहा है तो अकम्पलिश अपने साथी के बारे में बता रहा है तो उसकी गवाही को भी, कई बार होता है ना कि आदमी डर जाता है, सहम जाता है, टूट जाता है, तो वो बता रहा है अपने बारे में, तो उसकी गवाही को भी ले लिया जाएगा, लेकिन वो अपराधी बना रहेगा। वो अकम्पलिश की जो बात है, साथी जो गवाही दे रहा है, वो अपने खिलाफ भी होनी चाहिए उसकी और दूसरों के खिलाफ भी होनी चाहिए। तो उसके अंदर
वो गवाही भी यों की यों चलेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर उसको क्षमा नहीं किया जाएगा ऐसे। ये अप्रूवर के अंदर है। अकम्प्लिश के अंदर अलग स्टेटस है। अकम्प्लिश के अंदर है कि भाई ये भी साथी था उनमें से एक, इसकी गवाही के ऊपर। लेकिन फिर उसमें क्या है, उसमें दो तीन बातें देखी जाती है। कानून देखता है कि इसके अंदर ये जो बात कह रहा है इसके और कोई सबूत है या नहीं है। कई बार आदमी अपने आप को कम और दूसरों को ज्यादा साबित करने के चक्कर में क्या करता है कि दूसरों पे सारी गिल्ट दूसरों पे डाल दे। तो इन चीज का भी निरीक्षण कोर्ट करती है। तो कोर्ट इन चीजों में ज्यादा सजग हो जाती है। कोर्ट थोड़े से बारीकी से खंगालती है उन चीजों को। इसके साथ कोई कॉरोबोरेटरी एविडेंस होना चाहिए। जो बात कह रहा है उसको साबित करने के लिए कुछ ना कुछ अन्य साक्ष्य हमारे पास होने चाहिए। यदि वो होंगे तो आसानी है। और केवल उसके साक्ष्य में भी यदि दम लग रहा है तो उस पर भी सजा हो सकती है। लेकिन सजा उसमें चारों को होगी उस चीज में। अप्रूवर के अंदर क्योंकि हमने हमारे पास कोई क्लू नहीं मिल रहा तो हम इसको सरकारी गवाह बना रहे हैं इस तरह से। जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं। एक केस के अंदर सरकारी गवाह बनाने की पेशकश इसको भी की गई थी। बाबा राम रहीम के केस के अंदर जो लड़की थी हनीप्रीत, हनीप्रीत उसको भी की गई थी। ऐसे इस तरह के जो अपराध होते हैं जिनमें ये नहीं पता होता कितने अपराध हुए हैं, किन किन के खिलाफ हुए हैं, कब कब हुए हैं, तो उसमें सरकारी गवाह बना के उन सारी चीजों को निकालने की कोशिश की जाती है। कई बार आदमी मजबूरी में भी साथ हो जाता है, उसको फंसा लिया जाता है। ऐसे व्यक्ति भी सरकारी गवाह बन के और उनको अंजाम तक पहुंचाते हैं अपराधियों को। तो भी सरकार की मदद कर सकते हैं। तो इसलिए इसको सरकारी गवाह कहा जाता है। ठीक है।